सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में एक बंगाली कायस्थ परिवार में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस एक प्रसिद्ध वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। सुभाष चंद्र बचपन से ही अत्यंत मेधावी, अनुशासित और देश प्रेमी थे। उन्होंने कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, के प्रेसिडेंसी कॉलेज और स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पढ़ाई की और बाद में इंग्लैंड जाकर सिविल सेवा परीक्षा यानी ICS में चौथा स्थान प्राप्त किया। परंतु ब्रिटिश शासन की गुलामी उन्हें स्वीकार नहीं थी। उन्होंने 1921 में यह नौकरी छोड़ दी और पूरी तरह से भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। यहीं से उनका राजनीतिक सफर आरंभ हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के साथ अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की और चित्तरंजन दास जैसे नेताओं के मार्गदर्शन में काम किया। जल्द ही वे बंगाल प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष बने। गांधी जी से प्रेरित होकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया, परंतु धीरे धीरे उनका विचार अहिंसा के मार्ग से अलग होता गया। उनका मानना था कि अंग्रेजी शासन को केवल प्रार्थना और आंदोलन से नहीं हटाया जा सकता, बल्कि उसके लिए सशस्त्र क्रांति आवश्यक है। सुभाष बोस ने 1938 और फिर 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उनके विचारों में आक्रोश और तात्कालिक क्रांति की भावना थी, जो गांधी जी के धैर्यपूर्ण और अहिंसक संघर्ष से मेल नहीं खाती थी। इसके चलते उन्हें गांधी जी और अन्य वरिष्ठ नेताओं से विरोध का सामना करना पड़ा। अंततः 1939 में त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने त्याग पत्र दे दिया और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जो कांग्रेस के भीतर एक वैचारिक मंच था और बाद में अलग दल के रूप में उभरा। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होते ही नेताजी को ब्रिटिश सरकार ने नजरबंद कर दिया था, परंतु उन्होंने बेहद साहसिक तरीके से अपने घर से गुप्त रूप से भागकर अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंचने की योजना बनाई। 1941 में वे एक साधु के वेश में कोलकाता से निकलकर पेशावर पहुंचे और फिर वहां से अफगानिस्तान होते हुए सोवियत रूस और फिर जर्मनी पहुंचे। जर्मनी में उन्होंने हिटलर से मुलाकात की और भारतीय स्वतंत्रता में समर्थन मांगा। यहाँ उन्होंने इंडियन लीजन की स्थापना की, जिसमें यूरोप में बंदी बनाए गए भारतीय सैनिकों को शामिल किया गया। यद्यपि हिटलर का रवैया भारत की स्वतंत्रता के प्रति व्यावहारिक रूप से ठंडा था, परंतु बोस ने आजाद हिंद रेडियो के जरिए भारतवासियों को प्रेरित करना जारी रखा। बोस को यह समझ में आ गया कि जर्मनी से भारत पहुंचकर कोई प्रभावी कार्रवाई करना कठिन होगा। इसलिए उन्होंने जर्मन पनडुब्बी के जरिए अफ्रीका और फिर जापानी पनडुब्बी की सहायता से टोक्यो की यात्रा की। यह यात्रा इतिहास की सबसे रोमांचक और खतरनाक यात्राओं में गिनी जाती है। जापान में उनकी भेंट रास बिहारी बोस से हुई, जिन्होंने पहले ही दक्षिण पूर्व एशिया में भारतीयों के सहयोग से आजाद हिंद फौज की आधारशिला रख दी थी। नेताजी को सर्वसम्मति से आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च नेता घोषित किया गया और जुलाई 1943 में उन्होंने सिंगापुर पहुंचकर अपने ऐतिहासिक भाषण में दिल्ली चलो का नारा दिया। नेताजी ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार आजाद हिंद सरकार की स्थापना की, जिसका ध्वज, मुद्रा, न्यायालय और मंत्रिमंडल था। इस सरकार को जापान, जर्मनी, इटली, फिलीपींस, कोरिया, चीन, मांचुको, बर्मा और आयरलैंड जैसे 9 देशों की मान्यता प्राप्त हुई। नेताजी इस सरकार के प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री और युद्ध मंत्री बने। नेताजी ने भारतीय महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया, जिसका नेतृत्व डॉक्टर लक्ष्मी सहगल ने किया। आजाद हिंद फौज में लगभग 40 से 45 हजार सैनिक थे, जिनमें भारतीय प्रवासी और ब्रिटिश इंडियन आर्मी से युद्धबंदी बनाए गए सैनिक शामिल थे। आजाद हिंद फौज ने जापानी सेना के साथ मिलकर म्यांमार, जिसे उस समय बर्मा कहा जाता था, वहां से भारत की ओर कूच किया। अंडमान और निकोबार द्वीपों को जापान ने आजाद हिंद सरकार को सौंपा और नेताजी ने इन द्वीपों का नामकरण शहीद और स्वराज द्वीप किया। सेना ने आगे बढ़ते हुए कोहिमा और इम्फाल की ओर रुख किया। शुरुआत में तो सफलता मिली, लेकिन ब्रिटिश और मित्र देशों की संयुक्त सेनाओं और वायुसेना ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। भारी बारिश, बीमारियां और रसद की कमी ने
फौज की गति को रोक दिया। अंततः इम्फाल और कोहिमा युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह भारत में नेताजी का अंतिम सैन्य अभियान साबित हुआ। सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को ताइहोकू, जो अब ताइवान है, वहां विमान दुर्घटना में होने की बात कही गई। हालांकि यह सूचना हमेशा संदेह के घेरे में रही। कई रिपोर्ट्स, आयोग और शोधों के बावजूद उनकी मृत्यु की पुष्टि आज तक पूरी तरह नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि वे रूस में छिपे रहे, तो कुछ का कहना है कि वे साधु वेश में भारत लौट आए थे। नेताजी की मृत्यु भारत के आधुनिक इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य बनी हुई है। युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों कर्नल प्रेम सहगल, कर्नल गुरबख्श ढिल्लों और मेजर जनरल शाहनवाज खान पर दिल्ली के लाल किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया। ये मुकदमा पूरे देश में आक्रोश और समर्थन की लहर बन गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इन सैनिकों की रिहाई की मांग की। जनता सड़कों पर उतर आई। वकील के रूप में पंडित नेहरू ने इन अफसरों का बचाव किया। मुकदमे का इतना बड़ा असर हुआ कि ब्रिटिश भारतीय सेना में भी असंतोष फैल गया। बंबई नौसैनिक विद्रोह, रॉयल एयर फोर्स में विद्रोह और आर्मी यूनिट्स में बगावतें अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बन गईं। ब्रिटिश सरकार को यह स्पष्ट हो गया कि अब भारत को गुलाम बनाए रखना असंभव है। यह कहा जाता है कि नेताजी और आजाद हिंद फौज ने उस आखिरी प्रहार को अंजाम दिया जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी। सुभाष चंद्र बोस का दृष्टिकोण उग्र राष्ट्रवाद से प्रेरित था और उन्होंने स्वतंत्रता के लिए बाह्य समर्थन जुटाने का प्रयास किया। आजाद हिंद फौज की स्थापना मूल रूप से जापान के सहयोग से हुई थी, लेकिन उसका पुनर्गठन और नेतृत्व नेताजी ने किया। फरवरी 1945 में आजाद हिंद फौज का इम्फाल अभियान विफल हुआ। नेताजी द्वारा स्थापित आजाद हिंद सरकार को 9 देशों ने मान्यता दी थी। लाल किला ट्रायल का जनमानस पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा और यह भारतीय सेना में विद्रोह का कारण बना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन से यह सिखाया कि स्वतंत्रता केवल विचारों से नहीं, बल्कि निर्णायक कदमों और बलिदान से मिलती है। उनका जीवन एक प्रेरणा है कि असंभव को संभव कैसे बनाया जा सकता है। आजाद हिंद फौज ने भले ही युद्ध में जीत न पाई हो, परंतु उनकी चेतना ने भारतवासियों को आत्मविश्वास और गर्व से भर दिया। नेताजी भले ही आज हमारे बीच न हो, पर उनका नारा "तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा" आज भी हर भारतीय के दिल में गूंजता है।